नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग नाटक पर बात करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1000 वर्षों का, शुरुआत में अगर हम देखें तो ब्रजभाषा में नाटक के संदर्भ में हमें पद्य रूप में नाटक देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सही अर्थों में अगर हम हिंदी नाटकों का विकास अगर हम देखेंगे तो भारतेंद्र युग में सही अर्थों में इसका विकास यहाँ से शुरू होता है। हिंदी नाटक को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भारतेंद्र युगीन हिंदी नाटक जो 1850 से लेकर करीब 1900 तक का समय माना जाता है। आप चाहें तो 1857 से भी रख सकते हैं, जैसा कि आप आधुनिक काल के साथ करते हैं। दूसरा जो नाटक का समय है, निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में नाटक के संदर्भ में जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है प्रसाद जी का। प्रसाद जी के नाम पर ही दूसरा नाटक के समय को हम देख सकते हैं, जिसे हम प्रसाद युग कह सकते हैं, कहते हैं। वो 1900 से लेकर करीब 1930 तक का समय जो है वो प्रसाद युग का माना जाता है। और वो तीसरा जो है वो है प्रसादोत्तर, यानी प्रसाद जी के बाद जो भी नाटक लिखे गए अब तक वही प्रसादोत्तर युग में आते हैं। वो 1930 से लेकर अब तक का जो समय है वो प्रसादोत्तर है। हिंदी का जो पहला नाटक माना जाता है, और भारतेंद्र जी स्वयं, उनके पिता थे गोपाल चंद नहुष, जिन्होंने नहुष नाम से 1841 ईस्वी में जो उनका नाटक आया नहुष नाम का, जिसे भारतेंद्र बाबू हिंदी का सबसे पहला नाटक मानते हैं। असल में यह नाटक भी ब्रज भाषा परंपरा का ही है। बाद में सन 1861 ईस्वी में 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद कराया। भारतेंद्र युगीन नाटकों में भारतेंद्र जी का नाम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई नाटक खुद लिखे, कुछ के अनुवाद भी किए। दरअसल इस युग का भारतेंद्र युग के जो नाटक हैं वो पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर उन्होंने नाटककारों ने नाटक लिखे। खासतौर से हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंद्र बाबू ने, जो उन्होंने मौलिक नाटक लिखे, उन मौलिक नाटकों में जो समाज की परंपरा रही, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अंधनगरी हो, चाहे देश की तमाम दुर्दशा हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए भारतेंद्र बाबू ने नाटक लिखे और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पर जमकर कुठाराघात किया। उन्होंने जमकर प्रहार किया ब्रिटिश हुकूमत पर भी। देखिए, भारतेंद्र बाबू के जो पूर्वज सेठ हमीचंद, जिन पर आरोप भी लगते हैं, जब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, ब्रिटिशर्स के बीच, तो वो कहीं पीड़ा भारतेंद्र बाबू के अंदर रहती है। इसीलिए वो एक विद्रोह उनके लेखन में देखने को मिलता है। व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं भारतेंद्र बाबू।
एक ऐसी व्यवस्था, निश्चित रूप से वो ब्रिटिश हुकूमत थी, जिसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धरातल पर खास तौर से एक तो शोषण उनका चल रहा था, ये सारा शोषण उनके साहित्य में आता है, खास तौर से नाटकों में। पाखंड, विडंबन और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कुछ इस तरह के नाटक हैं जो धर्म पर, खूब सामाजिक कुरीतियों पर बड़ा तीखा प्रहार करते हैं। एक उनका नाटक है विशेष विषमौषधम। इसमें जो हमारे देशी राजा थे, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमेशा, जिसका परिणाम आगे चल के हम स्वतंत्रता हमारी समाप्त होती है और हम ब्रिटिश के चंगुल में फंस जाते हैं, तो नरेशों की दुर्दशा पर उन्होंने बात की। भारत दुर्दशा भारतेंद्र बाबू का एक बहुचर्चित और बड़ा प्रमुख नाटक है, जिसमें हमारे देश की, क्योंकि भारत माता स्वयं विलाप कर रही है, एक तरह से दुर्दशा दिखी नहीं जाती भारतेंद्र जी से। अंग्रेज राज पर खूब कटाक्ष करते हैं। अंग्रेज राज सुख साथ सजय सब भारी, पैधन विदेश चली जाते है अति भारी। होगा ठीक, लेकिन ब्रिटिशों ने यहाँ आने के बाद यहाँ से कमाकर यहाँ से लेकर गए। आप जानते हैं, कच्चा माल लेकर जाते थे और फिर लाकर यहाँ पर बेचते थे। भारत उनके लिए बाजार से कुछ अधिक नहीं था। भारतेंद्र बाबू के साथ विशेषता ये थी कि नाटक उन्होंने न केवल लिखे बल्कि उन्होंने खेले, लोगों को जागरूक किया, जनता तक उन्होंने मुद्दों को पहुंचाया अपने नाटकों के माध्यम से। और भारतेंद्र बाबू की प्रेरणा से कई सारे और नाटककार भी आए उस युग में, जैसे लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने रणधीर और प्रेम मोहिनी जैसे नाटक लिखे, राधा कृष्ण दास जिन्होंने दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप पर उन्होंने केंद्रित नाटक लिखे, कई और, खंग बहादुर लाल, भारत ललना, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी ने भारत सौभाग्य नाटक लिखा, सीताराम वर्मा ने विवाह विडंबन लिखा, प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा रूपक लिखा, राधाचरण गोस्वामी ने तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे जैसे नाटक लिखे जो खूब चर्चित हुए। इन नाटकों का जो स्वर था खास तौर से सब समाज सुधार का था। समाज सुधार, देश प्रेम, एक हास्य प्रस्तुत करते हुए इन्होंने समाज की जो एक दुर्व्यवस्था थी उसे लेकर वो हमारे सामने आकर खड़े होते हैं। इनकी भाषा जो है आपको सरल, सहज और खड़ी बोली इन्होंने लिखा, और जो उसमें पद्य का इस्तेमाल हुआ नाटकों में, आप भारतेंद्र बाबू के यहाँ भी देखते हैं कि उन्होंने नाटकों में, उनके यहाँ आपको कविताएं भी देखने को मिलती हैं। उनका जो कवि रूप है वो भी आपको देखने को मिलता है, वो प्राय ब्रजभाषा में है। ये तो भारतेंद्र जी के। जो दूसरा युग है वो है प्रसाद युग। प्रसाद युग में प्रसाद मील के पत्थर की तरह खड़े हैं। उनके जितने भी नाटक हैं बहुत सशक्त हैं, यद्यपि उन पर आरोप लगते रहे कि प्रसाद जी के नाटक पढ़ने योग्य हैं और खेलने योग्य नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी संस्थाओं ने प्रसाद जी के नाटकों पर मंचन किया। प्रसाद जी के नाटक दरअसल मंचन नाटकों के योग्य नहीं है, नाटक मंचन के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका नाटक एक व्यवस्था, एक संसाधन की मांग करता है। उनके नाटक बड़े उच्च कोटि के हैं, उनकी भाषा बड़ी सशक्त है, बड़े श्रेष्ठ नाटक उन्होंने लिखे, जिसके माध्यम से उन्होंने उनके यहाँ देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति की नाटकों में। सामाजिक, राजनीतिक जो फुहड़पन है, भ्रष्टाचार है, जो विडंबनाएं हैं, समाज की जो विसंगतियां हैं, विषमता है, अंधविश्वास, जो इन चीज़ों को लेकर भी वो हमारे सामने आकर खड़े होते हैं। तो जो एक प्रभावशाली नाटककार के रूप में अगर हम देखें तो प्रसाद जी हमारे सामने एक बड़ा नाम है, और उन्हीं के नाम पर प्रसाद युग हमारे सामने आता है। देखिए,
भारतेंदु जी का जो युग है उसके समाप्त होने और प्रसाद जी का युग शुरू होने, इन दोनों, हिंदी में नाटक बहुत लिखे गए, लेकिन जो प्रसाद जी ने जगह बनाई, नाटक को एक धारा दी, एक दिशा दी, और उनके लिखने का अपना जो कौशल था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत निश्चित रूप से किसी अपनी व्यवस्था पर बात करने दे नहीं रही थी। अगर आप उस पर लिखते हैं, अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनको जरा भी लगता था तो वो तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन लगाते थे, उस पर बैन लगता था। लेकिन प्रसाद जी ने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी श्रेष्ठता के साथ, बड़ी श्रेष्ठ भाषा और कथ्य शिल्प लेकर उन्होंने बड़े श्रेष्ठ नाटक लिखे। तो ज़्यादातर उनकी भाषा आपको संस्कृतनिष्ठ देखने को मिलेगी, क्योंकि विषय उन्होंने जो लिखी है वो पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर उन्होंने नाटक लिखे। और ऐसे नाटकों में आप उनका पहला जो उन्होंने नाटक लिखे उसमें सज्जन 1910 में लिखा, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणामय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाल 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1923-24 के बीच आया, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और धूसवनी जैसे उन्हें बड़े अच्छे, उन्नत और उच्च कोट के नाटक लिखे। देखिए, भारतेंदु जोगीन कवियों ने, नाटककारों ने देश की दुर्दशा का चित्रण बारंबार अपनी रचनाओं में किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में एक ऊर्जा, एक जागरूकता निश्चित रूप से आई थी। लेकिन जो एक संघर्ष क्षमता है, उन्होंने जागरूक किया, लड़ने की बात वहां नहीं आई, बस आईना दिखाया। प्रसाद के यहाँ जो नाटक आपको देखने को मिलेंगे, इन नाटकों में एक जुझारूपन देखने को मिलेगा, एक देशभक्ति पैदा होती है जो अंग्रेजों के बरक्स हमें खड़ी करती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस अर्थों में आप प्रसाद युग के नाटक, खासतौर से प्रसाद जी के जो नाटक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी के अलावा माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन युद्ध, पंडित गोविंद वल्लभ पंत वरमाला, राजमुकुट जैसे नाटक लिखे। पांडे बेचन समाउग्र ने, महात्मा ईसा, मुंशी प्रेमचंद ने भी करबला और संग्राम नाटक लिखे। ये बड़े महत्वपूर्ण है, खासतौर से प्रेमचंद का करबला खूब खेला गया। हरिकृष्ण प्रेमी बड़े एक उल्लेखनीय नाटककार हैं, जिन्होंने रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति जैसे नाटकों की सर्जना की। हरिकृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन विषय चुने और उन विषयों को लेकर अपनी बात की नाटकों में, जिसमें खासतौर से उनका पक्ष ये रहा कि हिंदू और मुस्लिम जो एकता है, जो हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था आज़ादी के पहले भी, क्योंकि आज़ादी मिलेगी इस दिशा में हम बढ़ रहे थे, लेकिन मिलने के बाद हम दो कौमें कैसे समाज में सुरक्षित रहेंगी ये जानना बहुत जरूरी था। ये इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी था। हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक हैं इस दिशा में बड़े उल्लेखनीय हैं। प्रसादोत्तर जो नाटक हैं, निश्चित रूप से उसका जो समय है 30 और 30 के बाद का, तो बहुत सारी आज़ादी की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी क्लियर हो गई थी। आंदोलन वगैरह तो बड़ी तीव्रता के साथ हो रहे थे, और एक 30 के बाद 47 तक आज़ादी के बाद करीब 1960 तक एक इंतज़ार देश के बदल जाने की, आत्मनिर्भर बन जाने की, सब कुछ बुराइयां खत्म हो जाने की, जो आशाएं थीं उसे लेकर हम जी रहे थे। 60 तक
उसके बाद हमारा कुछ मोह भंग हुआ, सत्ता के खिलाफ हम उसी सत्ता के खिलाफ खड़े होने लगे, उसी कांग्रेस के खिलाफ जो जिनके सामने कभी सजदा किया करते थे, जिनके प्रति हमारे भीतर एक बड़ा प्रेम था। ये जल्दी ही खत्म हुआ, जिसकी परिणति निश्चित रूप से 1975 में आपातकाल के रूप में हमारे सामने आती है बात, परिणति जिसमें जो एक आपातकाल के रूप में उसकी परिणति होती है, उस एक विद्रोह का जो स्वर है और जिसकी प्रतिक्रिया में आपातकाल आता है। उसके बाद स्थितियां और बदलती हैं। 75 के बाद करीब 2000 तक एक तरह की मीडिया और सत्ता की साठगांठ, लोग बड़े समझदार हो जाते हैं। ये विद्रोह की बात बचती नहीं है, लोग अपना आंगन बुहारने लगते हैं। 85 के बाद संचार क्रांति आई। 85 में आप देखते हैं, 84-85 के बाद बहुत तेजी से ये सूचना क्रांति, ये एक टेलीफोनिक दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। हम टेलीफोनिक दुनिया में आ जाते हैं। देश विश्व बहुत करीब आता है और हम चीज़ों को, आधुनिक ज़रूरतें हमारी बढ़ती हैं। हम आर्थिक और वैयक्तिक विकास, पारिवारिक आर्थिक विकास चाहने लगते हैं। अब उसमें दुनिया कहाँ चूल्हे भाड़ में जा रही है, हमें से कोई मतलब नहीं, हम अपना विकास। और ये बहुत तीव्रता से बढ़ता है जब 91 में जब नए पदबंध हमारे सामने आते हैं, जैसे भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, बाजारवाद, ये सारे जो पदबंध हमारे सामने आते हैं और अब हम ना चाहते हुए भी इसमें शरीक हो जाते हैं, तब स्थितियां बड़ी तेजी से बदलती हैं। और वो स्थितियां कुछ ये हैं कि हमारे लिए संस्कृति, धर्म, समाज, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण नहीं रह गया। बहुत तेजी से दुनिया बदलती है, परिवार बिखर रहे होते हैं, संबंध बिखर रहे होते हैं, जो बिखर रहे हैं। तो ये 2000 तक चलता रहा, अभी भी चल रहा है। लेकिन 21वीं शताब्दी में चीज़ें बहुत ज़्यादा, हम अल्ट्रा मॉडर्न की दिशा में बढ़ गए, तकनीक बदल गई, दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई। उसकी अपनी अच्छाइयाँ भी हैं तो खामियाँ भी ढेर सारी हैं। तो ये पूरा जो दौर है ये प्रसादोत्तर युग का ही है, आप चाहें तो कह सकते हैं, या आप इसे प्रसादोत्तर को 45 तक 47 तक मानिए, उसके बाद स्वतंत्रोत्तर कहिए, फिर 21वीं सदी का नाटक कहिए। लेकिन अब चाहे तो प्रसादोत्तर के अंतर्गत इस तरह से बातें हो सकती हैं। प्रसादोत्तर युग में कई तरह के नाटक लिखे गए। अगर विषयवार हम देखें तो बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। प्रेमी जी ने रक्षाबंधन लिखा, 34 में छपा। शिवा साधना, उनका प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, शपथ जैसे नाटक उन्होंने लिखे। उन्होंने विदा, संवत प्रवर्तन, तो आन का मान, सांपों की दृष्टि, कई सारे नाटक लिखे। और इन ऐतिहासिक और नाटकों में जो समाज सुधार, जो राजनैतिक जो दृष्टि है, वो सब देखने को मिलती है। दूसरे बड़े नाटककार हमारे सामने आते हैं जो उल्लेखनीय, वृंदावन लाल वर्मा। उन्होंने तो उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे। झांसी की रानी 1948 में आया, पूर्व की ओर, बीरबल, ये अभिनय की दृष्टि से बड़े सशक्त नाटक उन्होंने लिखे, जिससे खूब खेले गए। गोविंद वल्लभ पंत जी, राजेंद्र के सशक्त हस्ताक्षर, लेकिन साहित्य में उनकी बड़ी अच्छी पकड़, बड़े लेखन के मामले, बड़े उन्नत कोट के नाटक उन्होंने लिखे। राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र। अब पहले नाटक उन्होंने मेवाड़ की जो पन्नाधाय, बड़ी प्रचलित देशभक्ति का जो एक पाठ है, हम लगातार पढ़ते आए हैं। तो पन्नाधाय का जो पुत्र बलिदान है कुमार की रक्षा के लिए, वो वहाँ पर प्रस्तुत होता है। कई सारे और नाटक लिखे गए ऐतिहासिक दृष्टि से। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने अशोक रेवा लिखा, गोविंद दास जी ने, उदय भट्ट, सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेन्द्रनाथ अश्क, सुदर्शन, सत्येंद्र, एक लंबी फहरिस्त है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, बनारसी दास करुणाकर, जगदीश चंद्र माथुर, देवराज दिनेश, चतुर्सेन शास्त्री, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास वैशाली की नगरवधू, उन्होंने छत्रसाल नाम का नाटक लिखा जो 1954 में छपा। पौराणिक नाटक भी ढेर सारे लिखे गए। सेठ गोविंद दास ने कर्तव्य लिखा, चतुर्सेन शास्त्री ने मेघनाद लिखा,
पृथ्वीनाथ शर्मा ने उर्मिला नाटक लिखा। सदगुरु अवस्थी ने मछली रानी, बेनीपुरी जी ने रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके निबंध बड़े उच्चकोट के हैं। सीता की मां नाम का नाटक उनका। गोकुल चंद शर्मा ने अभिनय नाटक लिखा। किशोरीदास वाजपेयी का सुदामा नाटक, वीरेंद्र कुमार गुप्त का सुभद्रा परिणय, कैलाशनाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा, उदय शंकर भट्ट का विद्रोहिणी अम्बा, सागर विजय जैसे नाटक, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का गंगा का बेटा जो 40 में छपा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने नल दमयंती, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का प्रसिद्ध नाटक, श्री सुख गोविंद वल्लभ पंत ने पद नाम से नाटक, ययाति नाम का नाटक उन्होंने लिखा। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने नाटक की वीणा, लक्ष्मीनारायण मिश्र बड़े उल्लेखनीय नाटककार हैं। वो एक विभिन्न विषयों पर उन्होंने नाटक लिखे। लेकिन कुछ नाटक, ये तो कुछ पौराणिक नाटक थे, कुछ नाटक ऐसे लिखे गए जो समस्या प्रधान थे। समस्याओं की फहरिस्त तो हमारे यहाँ वैसे भी कम नहीं है। इसमें लक्ष्मीनारायण मिश्र ने सन्यासी, जो 1931 में आया था, राक्षस मंदिर, मुक्ति रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात जैसे नाटक लिखे। इन नाटकों में बौद्धिकता बहुत प्रधान है, जिस पर फ्रायड का और यथार्थवाद की जो प्रमुखता आपको देखने को मिलेगी। सेठ गोविंददास जी ने कुलीनता, सेवा, दुख क्यों जैसे नाटक लिखे। सिद्धांत, स्वातंत्र्य, गरीबी और अमीरी, सामाजिक, ये सारे नाटक ज़्यादातर सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए थे। इसमें राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण था कि हमारे सामने किस तरह की कैसी कैसी समस्याएं हैं। ज़्यादातर हम आज़ादी के बाद भी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सके। तो समस्याओं से हम कभी भारत उभर नहीं पाया किसी भी। एक नाटककार हुए उपेंद्रनाथ अश्व, उन्होंने प्रेमचंद जी ने ही सही आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद देखते हैं। हालांकि वो कहानी और उपन्यासों में उनकी बात कर रहे थे। उपेंद्रनाथ अश्व के नाटकों में आपको वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद देखने को मिलेगा। इसमें उन्होंने स्वर की झलक, कैद, उड़ान, छठा केश, अलग अलग रास्ते जैसे नाटक लिखे। इसमें नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्र, विवाह की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या जैसे मुद्दों पर उन्होंने बहुत करारा प्रहार किया, तीखा व्यंग किया। वृंदावन लाल वर्मा जी ने इन समस्या प्रधान नाटकों में राखी की लाज, बांस की फांस, खिलौने की खोज, केवट, नीलकंठ, सगुन, देखा देखी जैसे नाटक लिखे। इसमें जाति पात, सामाजिक वैमनस्य, क्योंकि तो सामाजिक समस्याओं की तो भरमार रही है, खासतौर से जातिवाद की तो अभी भी नहीं उभर पाई 20वीं शताब्दी में भी। खासतौर से नेताओं की जो आत्म केंद्रितता है, जो उनका स्वार्थी प्रवृत्ति है उनकी, जिनकी उन प्रवृत्तियों को वो हमारे सामने लेकर आते हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने अंगूर की बेटी और सिंदूर की बिंदी लिखा। पृथ्वीनाथ शर्मा ने दुविधा, अपराधी, साध जैसे नाटक लिखे, जिसमें उन्मुक्त प्रेम, विवाह और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्नों को उन्होंने उठाया अपने नाटकों में। वही उदय शंकर भट्ट ने कमला, मुक्तिपथ, क्रांतिकारी जैसे नाटक लिखे। हरिकृष्ण प्रेमी ने छाया नाटक लिखा। प्रेमचंद ने प्रेम की वेदी, चतुर्सेन शास्त्री ने पगध्वनि लिखा। कुछ गीत नाटक भी लिखे गए थे, जैसे प्रसाद जी ने ही पहले उसकी शुरुआत की। पहला गीत नाट्य करुणालय के नाम से 1912 में जो आया था। वहीं मैथिली शरण गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। 1912 में ही उनका अनघन नाटक आया। हरिकृष्ण प्रेमी ने विहान नाटक लिखा। उदय शंकर भट्ट ने मत्स्यगंधा नाटक लिखा। इसी परंपरा में आगे चल के आप अंधा युग को देख सकते हैं, जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा। इसके अलावा स्नेह या स्वर्ग गोविंदास जी ने लिखा। तट शेखर और शिल्पी,
सुमित्रानंद पंत ने, भारती जी का मैंने बताया आपको कि धर्मवीर भारती का अंधा युग भी इसी गीत नाट्य परंपरा का ही नाटक है। नाटक कम हमें काबिल ज़्यादा लगता है, लेकिन हम उस गिनती नाटक के अंतर्गत भी करते हैं। दरअसल वो गीत नाट्य है। तो इस तरह के कुछ नाटक इस तरह से लिखे गए थे, गीत नाटक। कुछ नाटक प्रतीकवादी नाटक भी हैं। प्रसाद जी को भी आरंभिक रूप में उसे हम देख सकते हैं इस रूप के नाटकों में। खासतौर से कामना उन्होंने 1927 में लिखा। और सुमित्रानंद पंत का ज्योत्सना नाटक जो 34 में छपा। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का नाटक छलना, सेठ गोविंद दास का नवरस और कुमार हृदय का नवशोभा नाम से नाटक उन्होंने लिखा। देखिए इन सारे नाटक जो है वो प्रतीकवादी नाटक रहे हैं, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से कुछ कुमार हृदय ने नक्शे का रंग नाम से नाटक लिखा। इन नाटकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं और जो सामाजिक स्थितियां थी, राजनीतिक स्थितियां थी, प्रतीकों के माध्यम से उन चीजों को लेकर आए। स्वातंत्रोत्तर नाटक में जो 1947 के बाद लिखे गए, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक जो अनुप्रेरणा साथ रही, उसमें चेतना जो सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक भी, इन से सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर इन्होंने नाटक जो लिखे गए, खासतौर से स्वतंत्रोत्तर युग में। क्योंकि स्वतंत्रता के पहले तो सबकी देश भर में जितने लोग थे सबकी समस्या एक ही थी। सब एक ही चाहते थे कि देश हमारा आज़ाद हो जाए, बस बाकी सब बाद में सब हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि बाद में कुछ हुआ नहीं, सारी समस्याएं वैसी यथावत रहीं। तो 47 के बाद एक नया हिसाब लेकर वो लोग आगे बढ़े। तो जो सामाजिक विभेद था बरकरार था, आधुनिकता हम ओर बिछा चुके थे, तो संस्कृति विनष्ट हो रही थी। क्योंकि भारतीय संस्कृति में सब कुछ कोड़े में डालने जैसा तो था नहीं, बहुत कुछ वरेण्य था, लेकिन दुर्भाग्य से हम उस वरेण्य को भी दफन करने के लिए तैयार थे। तो ऐसी चेतना से युक्त बहुत सारे नाटक लिखे गए। इसमें जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, उन्होंने पहले राजा दशरथ नंदन जैसे नाटक लिखे। ये सारे नाटकों में जो एक आदर्शोन्मुखी जो दृष्टि है ये देखने को मिलती है। सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का प्रयास इसमें आप देखने को पाएंगे। विष्णु प्रभाकर ने डॉक्टर युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश जैसे नाटकों में पारिवारिक एवं सामाजिक जो दुर्दशा है, जो समस्याएं हैं, उनका चित्रण उन्होंने इसमें किया। नरेश मेहता ने सुबह के घंटे में आधुनिक राजनीति की विषमता का दर्शन कराया। इसके अलावा खंडित यात्राएं और उसमें टूटते जीवन मूल्यों को लेकर हमारे सामने आते हैं। विनोद रस्तोगी ने नए हाथ एवं बर्फ की मीनार जैसे नाटक लिखे। इसमें एक जमींदारी उन्मूलन जो बड़ी समस्या थी हमारी, और आधुनिक परिवार की जो मनस्थितियां हैं उनका चित्रण इन नाटकों में उन्होंने किया। देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल ने वहीं अंधा कुआं, रात रानी, दर्पण, कर्फ्यू, मिस्टर अभिमन्यु जैसे नाटक लिखे। इसमें गांव से लेकर शहर की जो समस्याएं थीं उनको लेकर वो आए हमारे सामने। एक बड़े नाटककार जो हमारे सामने स्वतंत्रोत्तर युग में आते हैं वो है शंकर शेषी। हिंदी के जब आप 10 शीर्ष नाटककारों की बात करेंगे तो उसमें शंकर शेषी का नाम जरूर आएगा। उन्होंने खजुराहो का शिल्पी और बिन बाती के दीप, फंदी, एक और द्रोणाचार्य जैसे नाटक लिखे। एक और द्रोणाचार्य तो बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिसे हम हिंदी के श्रेष्ठ 10 नाटकों में भी हम रखते हैं।
जिसमें आधुनिक जो शिक्षा की जो दशा है, जो शिक्षक वर्ग की मनोवृत्ति है, उसका चित्रण इस नाटक में किया गया है। दूसरा, व्यक्तिवादी चेतना से भी अनुप्राणित नाटक लिखे गए, जिसमें खास तौर से मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे जैसे नाटक आप देखते हैं, जिसमें जो एक व्यवस्था का बदलाव आप पाएंगे। व्यक्ति का अपने आप से जो एक द्वंद्व है, ये द्वंद्व आपको वहां देखने को मिलेगा, और खासतौर से व्यक्ति और समाज का द्वंद्व, यही द्वंद्व आपको आषाढ़ का एक दिन का जो कालिदास है उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जो अहं, काम, प्रेम, नैतिक मूल्य, ये सब जो इनका चित्रण देखने को मिलेगा, मूल्य किस तरह से बिखर रहे हैं और आधुनिक होते जा रहे समाज में किस तरह से हम एक संघर्ष कर रहे हैं आधुनिकता और परंपरा के बीच, ये संघर्ष वहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग जैसे नाटक लिखे। इसमें ज़्यादातर परंपरागत जो मान्यताएं हैं उनको चुनौती दी गई है और नारी पुरुष के जो यौन संबंध हैं उसकी स्वतंत्रता पर बात की गई है। वैवाहिक बंधन की निस्सारता की बात की गई। वैसे भी 21वीं शताब्दी में ये सारे जो बंधन हैं, आप चाहे उन्हें बंधन कहिए, परंपरा कहिए, व्यवस्था कहिए, लेकिन सब टूट रहा है। 21वीं सदी की का अभिशाप है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा रमेश बख्शी ने देवयानी का कहना है जैसा नाटक लिखा, तीसरा हाथी लिखा, मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा लिखा, जो जिसमें वैवाहिक जो मूल्य हैं उसके संबंध में बात की गई है। इसके अलावा बाबुओं की यंत्रणा, कुछ नाटक ऐसे लिखे गए जो राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक थे, जिसमें दया प्रकाश सिन्हा का इतिहास चक्र, कला कथा एक कंस की, विपिन अग्रवाल ने ऊंची नीची टांग का जांघिया, हमीदुल्ला का समय संदर्भ, गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो, सुशील कुमार सिंह का सिंहासन खाली है, मणि मधुकर ने रसगंधर्व जैसे नाटक लिखे, ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शुतुरमुर्ग लिखा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक बहुत उल्लेखनीय है इस दिशा में, जो एक राजनीतिक जो की जो समस्या है उसका चित्रण उसमें उन्होंने किया। शरद जोशी ने अंधों का हाथी लिखा। इसमें प्रायः जो राजनीतिक भंडाफोड़ है ये इन नाटकों में आपको देखने को मिलेगा, जो जहाँ पर प्रजा किस तरह से पिस रही है, जिसकी शुरुआत आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र के यहाँ धीर से देख सकते हैं। अभी चीज़ें बदली नहीं। विमल रैना ने तीन युग, रेवती शरण शर्मा ने अपनी धरती, शंभुनाथ सिंह ने धरती और आकाश, और मनु भंडारी का बिना दीवार का घर, ब्रजमोहन जी का निरंकुश, और इस तरह से अमृत राय ने हम लोग, तो कई नाटक हैं जिनका नाम हम राजनीतिक नाटकों के संदर्भ में देख सकते हैं। जो 90 दशक की जो परंपरा रही और जो 21वीं शताब्दी तक का, उसमें भी बहुत सारे नाटक आए जो बड़े ही उल्लेखनीय नाटक थे। भीष्म साहनी ने कबीरा खड़ा बाजार में उन्होंने माधवी नाटक जो स्त्री की समस्या पर बात करता है, और कबीरा खड़ा बाजार में जो एक जन समुदाय की शक्ति होती है जो कि आज कुंद पड़ गई है, उस पर वो अपनी बात रखते हैं। हमीदुल्ला का ख्याल बारमली नारी शोषण पर बात करते हैं। देखिए, इसके अलावा विष्णु प्रभाकर जी का नाटक अब और नहीं, इसमें मानवीय संवेदनाओं का जो चित्रण है जो कि सबसे ज़्यादा संकट में है। इसमें नारी जीवन की जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों का चित्रण उन्होंने किया है और बताते हैं उसमें कुछ के जीवन की जो सार्थकता व्यक्ति स्वातंत्र्य के संदर्भ में, जैसे एक व्यक्ति स्वातंत्र एक सार्थकता की एक तरह से तलाश है, और ये तभी संभव है जब हम व्यक्ति के रूप में सार्थक कदम उठाएंगे समाज में रहने के लिए। और खासतौर से स्त्री के संदर्भ में अगर हम उसे देखें कि ये उसकी सार्थकता उसके व्यक्ति स्वतंत्र में है, आत्मसमर्पण और निर्भरता में नहीं। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति एक
सह अस्तित्व की भी रही है। हमें एक दूसरे की जरूरत भी पड़ती है। समाज तो भाई, समाज में स्त्री और पुरुष दो पहिए हैं समाज के, अकेले तो नहीं चल सकता। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने गरीबी हटाओ जैसे नाटक लिखे, उसमें उन्होंने राजनीतिक पार्टी के जो चुनावी नारे होते हैं उनका भंडाफोड़ किया है। तो आप जानते हैं कि चुनाव के समय किस तरीके से हमें तमाम वादे किए जाते हैं, दिए जाते हैं। डॉक्टर विनय ने एक प्रश्न मृत्यु लिखा जिसमें महाभारत युग के संदर्भ में उन्होंने बात की कि कैसे मानव संबंध टूट रहे हैं, जो फूट डाले जा रहे हैं। गिरिराज किशोर ने केवल मेरा नाम लो जैसा नाटक लिखा। ब्रज किशोर श्रीवास्तव ने नींव की दरारें और इसमें परिवार की जो टूटन है उसकी बात की। बहुत सारे अनेक नाटककार हुए जिसमें इंद्रजीत भाटिया ने अग्निखंड, मदन केवलिया ने संबंधों के खंडहर, राजेंद्र पांडे ने का अग्निपुत्र, सुरेंद्र तिवारी का शेष नहीं और दीवाने, भारत भूषण अग्रवाल का पलायन, प्रताप सहगल जी का रंग बसंती, वीरेंद्र मिश्र का आवाज आ रही है, ब्रजवल्लभ मिश्र का विश्व वेदना। कुछ एक महिला नाटककार के रूप में भी हमारे सामने कुछ नाम हैं। डॉक्टर कुसुम कुमार, दिल्ली ऊंचा सुनती है, संस्कार को नमस्कार, रावण लीला, मृणाल पांडे ने आदमी जो मछुआरा नहीं था, चोर निकल भागा, मुक्तिपथ, मौजूदा हालात को देखते हुए, त्रिपुरारी शर्मा का बहू, काठ की गाड़ी, बाँच घंटी, रेशमी रुमाल, मन्नू भंडारी का महाभोज जैसे अनेक नाटक आप लिखे गए इस हिंदी नाटकों की परंपरा में। दलित चेतना पर भी कई नाटक लिखे। आप स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल जैसे नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन कहने का मतलब यह है कि भारतीय नाट्य साहित्य में हिंदी नाट्य साहित्य निश्चित रूप से वरेण्य श्रेष्ठ है। हालांकि रंगमंच के मामले में हिंदी के नाटक, या कह सकते हैं हिंदी नाटक रंगमंच पिछड़ा जरूर, लेकिन नाटक निश्चित रूप से एक लिखे गए। हिंदी नाटक का जो परिदृश्य है वो निरंतर विकसित हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज बस इतना ही। इस विषय पर बहुत बहुत धन्यवाद।